हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। देखिए, आज मैं एक लेकर आई हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये थी। जैसे फ्रांस की क्रांति, तो ये देखिए, फ्रांस की क्रांति ये तो बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, तो ये क्रांति आती क्यों है, मैं आपको ये बता देती हूँ। मैं अपना मेन टॉपिक पे आ जाती हूँ, ये फ्रांस की क्रांति पर। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति आती क्यों है। तो पहला मेन चीज़ होती है असंतुष्टि। यानी देश में अगर किसी चीज़ को लेकर जब ज़्यादा असंतुष्टि हो जाती है, तो उसके लिए विवश होकर क्रांति करनी पड़ जाती है। एक तो ये कारण बनता है, और दूसरा ये होता है एक नई विचारधारा के लिए। यानी जो बुराइयां चल रही है उसकी जगह एक नई विचार, जो उनका जो विचार जो चल रहा है, नया विचार जो लाने की कोशिश में कर रहे हैं, उस विचार को मतलब उस बुरे जगह के स्थान पर उसको नया विचार लाने की कोशिश करते हैं। तो यही दो कारण मेन बनता है क्रांति का। कोई भी क्रांति होने से पहले, तो सबसे पहले देखिए उसका कारण क्या है। तो मेन है राजनीतिक कारण। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहती हूँ कि मेरे शबिश्ता नफीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक पे आती हूँ। तो ये है राजनीतिक कारण, फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई कब थी। तो ये 1789 ईस्वी में हुई थी। और कब तक हुई थी, तो 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में ये फ्रांसी का जो था ना, फ्रांस, 1792 ईस्वी में फ्रांस का प्रथम गणतंत्र दिवस हुआ था। प्रथम गणतंत्र हुआ था 1792 ईस्वी में। उसके बाद फिर द्वितीय हुआ था, तो वो 1848 की जब क्रांति हुई थी, तो द्वितीय गणतंत्र वहाँ पे हुआ था। तो फ्रांस में ऐसे ही करके 5 मतों गणतंत्र हुआ था, और फाइनली 5वें मत में तो फिर गणतंत्र पूरी तरह से हो गया था। तो खैर, देखिए, फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, इसके राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला था निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही थी। देखिए, यूरोप में अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। यानी कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। यानी जो भी राजा कहेगा सब कुछ राजा ही रहेगा। तो देखिए, राजा के हाथों में सारी शक्ति थी, इसलिए राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि मानता था, तथा उसकी इच्छा ही कानून थी। उसकी इच्छा ही कानून रहती थी। यानी जो राज दरबार में जितने लोग राजा रहते थे, वो टोटल अपना ही मतलब हुकूमत जो करते थे, टोटल अपने ही। जनता को कोई इसमें वो नहीं रहता था कि जनता किसी भी बातों से मतलब कोई बात मतलब अपना बात रख सके या कुछ भी रहे। यानी मतलब वो ईश्वर को प्रतिनिधि मानते थे। वो जो कहेंगे वो कानूनी रह जाता था। तो देखिए, फ्रांस के बोरबोन वंश के सम्राट लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राजा हूँ तथा मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 14वें ने, बुरबोन वंश का राजा था लुई 14वां जो है, उसी ने कहा था कि मैं ही राजा हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। तो देखिए, पहला राजनीतिक कारण में क्या था, तो निरंकुश राजशाही थी, और दूसरा है राज दरबारी में विलासिता। देखिए, फ्रांस की जो राज दरबारी में थी उसमें भी विलासिता थी। तो फ्रांस के राज दरबारी विलासिता के केंद्र था, इसलिए जनता के वसूला गया धन निर्ममता पूर्वक राजा अपने भोग विलास तथा अमोद प्रमोद पर खर्च करता था। देखिए, वो केवल अपने ही मतलब जितना भी वो राजा में जितना भी धन वसूल कर लेते थे, वो पूरा भोग विलास और अमोद प्रमोद केवल अपने ऊपर करता था। तो कितना भी जो भी पूरा खर्च करना रहता था, ये नहीं कि मतलब जनता के ऊपर करे। वो अपने ही हित के लिए, अपने ही रहन सहन के लिए सब कुछ अपना ही अपने ऊपर खर्च कर देता था। तो ये राज दरबारी में उसकी विलासिता थी। निरंकुश राजशाही थी, दरबारी में विलासिता थी, और दूसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में की बातें की कही जाए तो राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी भ्रष्ट थे। राजा के जो सलाहकार और सेवक थे और अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट थे। राजा के मुख्य पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पैरवी पर नियुक्त की जाती थी।
तथा अधिकारी एवं दरबारियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र में लगे रहते थे, इसलिए शासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार थी, इसमें लोगों का प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। वो केवल अपना ही मतलब अपने हित के लिए करते थे। जो भी उनके सेवक, सलाहकार और अधिकारी थे, वो केवल अपने ही उसमें करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी वो हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे। तो खैर 3 पॉइंट ये हो गए राजनीतिक कारण में। अब उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है न्याय व्यवस्था में दुर्बलता। जो वहाँ की न्याय व्यवस्था थी उसमें भी दुर्बलता थी। तो न्याय व्यवस्था अत्यंत महंगी थी, छोटे छोटे मुकदमे भी अत्यधिक खर्च होता था। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी राजाज्ञा या लेटर द कैच। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। सामान्य अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा, परंतु जनसाधारण के लिए कड़ी सजा रखी गई थी। तो देखिए न्याय व्यवस्था में कितनी बड़ी वो कमियां थी कि जो वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता था उसमें मतलब बिना मुकदमा चला ही उसके गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जो सामान्य छोटे जो अपराध रहते थे उसमें जो उच्च वर्ग के लोगों थे उनको कम सज़ा मिलती थी, और जो निम्न वर्ग के थे उनको मतलब जो साधारण फैमिली से थे, मतलब निम्न जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको कड़ी सज़ा दी जाती थी। ये तो एकदम सीधा सीधा ही मतलब वो सज़ा दी जाती थी, सीधा सीधे एकदम समझिए दुर्बलता थी। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। एक तो ये था कि उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था, यानी न्याय व्यवस्था में तो दुर्बलता थी ही, राजनीतिक निरंकुश राजशाही भी थी, राज दरबारी में विलासिता भी थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। फ्रांस में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। भाषण, लेखक एवं प्रकाशन पर राजा के विरुद्ध कठोर नियंत्रण था। देखिए, भाषण, लेखक और प्रकाशन पर राजा के विरुद्ध कठोर नियंत्रण था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस में कैथोलिक धर्म के कारण प्रोटेस्टेंट धर्मवासियों को कठोर दंड दिया जाता था। ऐसा इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, जो प्रोटेस्टेंट थे धर्मवासियों को कठोर दंड दिया जाता है, क्योंकि ये पादरी वर्ग के सारे वो थे। तो जितने भी जो कैथोलिक, वही कैथोलिक धर्म के थे, तो उसे प्रोटेस्टेंट धर्म के जो धर्मवासियों को तो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अतः यही कारण मतलब हो गया था कि धीरे धीरे चलने के बाद इसे फ्रांस की क्रांति होना शुरू हो गई। तो सामाजिक कारण में है, सामाजिक कारण में देखिए पादरी वर्ग की क्या मतलब स्थिति थी। तो खैर इनकी तो देखी जा सकती। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च प्रधानता थी। कैथोलिक चर्च की जो प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्वतंत्रता के रूप में हाँ, तो फ्रांस की जो रोमन कैथोलिक चर्च की थी प्रधानता थी एकदम पूरी तरह से, और जो चर्च एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य करता था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। देखिए, जो देश की जो भूमि का जो था वो भूमि जो थी वो 5वां भाग चर्च के पास रहता था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए थी। वार्षिक आमदनी 30 करोड़ रुपए तथा खर्च स्वयं राजमुक्त उस समय में भी उसमें 1789 ईस्वी में भी 30 करोड़ रुपए उनकी वार्षिक आमदनी रहती थी। तथा चर्च स्वयं करमुक्त था। जो चर्च में जो चर्च वाले थे वो उनके ऊपर कर नहीं लगाया गया था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने के विशेष अधिकार था। वो कर नहीं देंगे, लेकिन वो कर लगाने का अधिकार उनके पास था। इसीलिए फ्रांस की क्रांति का ये कारण बना था। देखिए, पादरी वर्ग में मतलब उनकी वार्षिक जो थी स्थिति, मतलब वार्षिक जो उनको मिलता था तो वो 30 करोड़ रुपए मिलते थे। वो खुद पे कर नहीं लगाते थे, लेकिन दूसरे पे कर लगाने के लिए उनके पास अधिकार था। अतः इस वजह से भी फ्रांसीसी कारण बनने लगा था। तो खैर आगे चलते हैं। तो कुलीन वर्ग
कुलीन वर्ग में देखिए फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीन को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा वह राजकीय कर से मुक्त थे। जो उनका राजकीय जो राजा का पूरा वो कर रहता था उससे भी मुक्त थे। राजधर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसान से कर वसूल करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न से साधारण लोगों को क्रांति बनाया, यानी क्रांतिकारी का कारण ये बनने लगा था। क्योंकि जो कुलीन वर्ग की जो सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था, क्योंकि ये पूरी तरह से एकदम सही, पूरी तरह से इनकी सुविधा पूरी थी, इसलिए कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसी कारण इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो राजकीय कर से मुक्त थे, यानी वो राजा जो कर लगाते थे उससे वो मुक्त थे। और जिस राज्य धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति की जाती थी, यानी उनके जो राजा के जो धर्म पे थे और सेना को जो इनके सेना रहती थी उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। और सिर्फ केवल इस क्रांति में मतलब इस क्रांति का वही था कि जो निम्न वर्ग थे, जो थर्ड स्टेट थे, तो उन्हीं लोगों को ये क्रांति करनी थी। तो देखिए उन्हीं लोगों ने क्रांति किया क्योंकि साधारण इसीलिए किया कि मेन तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई थी कि उन लोगों को आर्थिक रूप से भी तंगी होती थी, कर बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता था। जो कुलीन वर्ग थे और जो पादरी वर्ग थे, यही दोनों लोग एक साथ रहते थे। ये दोनों लोगों को एक साथ रहते थे, उसमें जो भी मतलब बातें की जाती थी। देखिए जब ये दोनों लोग एक साथ रहते थे ना, तो इनको 300 की ये सीटें मिली थी। अगर मतलब जो कोई भी मतलब वोट देने की बात की जाए तो इनको और पादरी वर्ग को, यानी कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को 300 सीटें दी गई थी। लेकिन जो सामान्य जो कॉमन पीपल थे, यानी थर्ड स्टेट वाले थे, उनको उनका विशेषाधिकार मतलब जो था, उनको ऐसा नहीं था। उनके पास 600 थी, लेकिन 600 ये जो मतलब ये तीनों है, ये सब सामान्य वर्ग से ही थे। तो उन लोगों को 600 सीटें दी गई थी। लेकिन अगर 300 सीटें दी गई, 300 सीटें दोनों लोग को, 300 सीटें दी गई दोनों लोग को मिलाकर। ऐसा नहीं कि 300 उनको और 300 उनको दी गई थी। 300 सीट मतलब 300 दोनों लोग को मिला के सीटें दी गई थी। लेकिन कॉमन पीपल के पास ये था कि 600 सीटें थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ की जनता थी, फिर भी इतना उन लोगों के पास वो नहीं था। आगे चलकर यही क्रांति का कारण भी बन जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक मतलब 17 जून 1789 ईस्वी में जो 1789 ईस्वी में ना उसने स्टेट बुलाई थी। तो उन लोगों ने जब वो थर्ड स्टेट वाले में जब व्यवस्था करने की मांग की गई थी, तो उसमें उन लोगों ने ये ठान लिया था कि जो कौन ठान लिया था, ये थर्ड स्टेट वाले जो थी, ये मतलब कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, ये जो मजदूर वर्ग सब थे, तो इन लोगों ने ठान ली थी कि जब तक हमें संविधान सभा घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग उस व्यवस्था से हम लोग, वो जो व्यवस्था का प्रावधान किया गया था उससे हम लोग निकलेंगे ही नहीं। तो इन लोगों को तब राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया जाता है। फिर 9 जुलाई को भी, याद रखिएगा 9 जुलाई को, मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, 9 जुलाई को भी फिर उसने राष्ट्रीय सभा से संविधान सभा घोषित कर देते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुलीन वर्ग और जो उसने पादरी वर्ग थे, उन लोगों को, तीनों लोग को मिलाकर 300 सीटें मिलती थी, और ये जो मध्यम वर्ग थे, कॉमन पीपल जो थे, उनको 600 सीटें मिलती थी। तो देखिए कृषक वर्ग जो थे, तो किसानों का सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। यानी किसान जो था उस समय बहुत ही शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। राजा, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। यानी राजा, चर्च और जमींदारों को, ये तीनों लोगों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग को अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे, और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। यानी जब तक क्रांति नहीं होती, जब तक इस पर कोई बड़ा फैसला हो, क्रांति के कारण ही इस पर मतलब सुधार हो सकते थे।
अतः इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति का ये एक कारण बन गया था। अतः इन लोगों ने एक फ्रांसी का कारण, एक फ्रांसी के लिए विवश हो गए थे। तो देखिए मजदूर वर्ग थे, तो मजदूर और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया था, इसलिए मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। अतः क्रांति के समय मजदूर वर्ग एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। यानी ये दो लोग तो थे, लेकिन यहाँ पे कई वर्ग के लोग थे, मतलब कई लोग थे जो मतलब जितने लोग भी थे, जैसे कृषक थे, मजदूर थे, मध्यम के थे, सब मिलाकर ये एक कॉमन पीपल का मतलब एक मध्यम वर्ग से ही मतलब एक नॉर्मल जो थी उसी से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों ने मिलकर ही क्रांति के कारण मतलब बनने लगा था। इन्हीं लोगों ने क्रांति प्रारंभ की थी। तो है मजदूर वर्ग हो चुका। तो मध्यम वर्ग में देखिए, मध्यम वर्ग के लोग सामाजिकता, असामान्यता को समाप्त करना चाहते थे और तत्कालिक शासक के प्रति अत्यधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था। इसलिए क्रांति का संचालन इसी वर्ग ने किया, क्योंकि ये मध्यम वर्ग ने इन्हीं ने स्टार्ट कर दिया था क्रांति के लिए। तो देखिए आर्थिक कारण क्या थी, तो आर्थिक कारण थी अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। देखिए अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसमें अव्यवस्थित थी, क्योंकि जो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि ये जो वहाँ के राजा थे ना, बहुत ही फिजूल खर्च करते थे, क्योंकि वो अपने, जैसे मैंने वहाँ बताया कि राजनीतिक कारण में वो अपने ही मतलब ऊपर भोग विलास में और अमोद प्रमोद में मस्त रहते थे। इसलिए वहाँ की जब 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 राजा के पास पैसा नहीं रहता था, तो मध्यम वर्ग से ही मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते थे। इसी कारण इन्होंने मतलब वहाँ की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है आर्थिक रूप से। तो राजकीय आय और राजा की आय में अंतर नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस आर्थिक तंगी थी, इसीलिए ये आर्थिक तंगी होने लगी थी। तो दोषपूर्ण कर व्यवस्था, वही जो मैंने कहा दोषपूर्ण कर व्यवस्था इसीलिए होती थी क्योंकि फ्रांस में जब जो राजा थे वो अपने ही अमोद प्रमोद में मस्त रहते थे, जब फिजूल खर्च करते थे तो इन लोगों के ऊपर कर लगाते थे, इसी वजह से ये दोषपूर्ण कर व्यवस्था बनी थी। तो खैर फ्रांस की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी, लेकिन कुलीन वर्ग, राजशाही वर्ग और चर्च के पादरियों को कर मुक्त कर दिया गया था। कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग यानी जो थर्ड स्टेज मतलब जो मध्यम वर्ग से थे तो किसानों पर था। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक था। असंतोषित मतलब पूरी तरह से असंतोष होना स्वाभाविक था, इसीलिए क्रांति का कारण बना। तो कर वसूली की प्रणाली, तो फ्रांस में कर वसूलना निश्चित नहीं था। वहाँ कर वसूल ठेकों पर दिया जाता था तथा ठेकेदार अधिक से अधिक कर वसूलते थे। वहाँ कर वसूली की जो कार्य दिया गया था वो ठेकेदारों के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो ठेकेदार भी थे तो वो अधिक से अधिक धन वसूलते थे, उनके मतलब धन वही मतलब कर पूरा वसूल लेते थे। तो सैनिकों में असंतोष, सैनिकों में इसी वजह से असंतोष भी हो जाती है। तो देखिए सैनिक वर्ग जिसमें अधिकांशता किसान थे तत्कालीन व्यवस्था में असंतुष्ट थे। उन्होंने निश्चित वेतन नहीं मिलता था, उन्हें निश्चित वेतन नहीं मिलता था। तो खैर इसी की वजह से पूरी क्रांति होती है, जो कि 1789 से स्टार्ट होती है और 1792 ईस्वी में ख़त्म होती है। ये बहुत ही छोटे समय में थी, लेकिन क्रांति पूरी तरह से ये क्रांति समझ लीजिए अच्छी तरह से हो जाती है, मतलब क्रांति के परिणाम उसके अच्छे होते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम है, देखिए फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम है, फ्रांस की क्रांति से पहले 1788 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसका प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। देखिए फ्रांस की जो क्रांति से पहले 1688 में जो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसका फ्रांस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। फ्रांस में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम
व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी फ्रांस में जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका भी प्रभाव पड़ा था। और इन घटनाओं के कारण 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इसी वजह से मतलब ये दोनों की वजह से उन लोगों को भी जोश आया था। तो इस वजह से उन लोगों ने भी क्रांति करना प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनके राज्य में उनके मतलब जो स्थिति कमज़ोर हो गई थी उसको सुधार के लिए उन लोगों ने भी क्रांति विवश हो गई थी। एक तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की वजह से मतलब उन लोगों को थोड़ा सा हुई। उसके बाद 1688 में इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो इसी वजह से फ्रांस की क्रांति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो निरंकुश शासन का अंत करके प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली। यानी जो निरंकुश शासन था, जो मतलब वहाँ के शासक के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, उसका अंत करके प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी प्रजा जो वहाँ की थी उसके मतलब प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ गई थी। तो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव कब पड़ी थी, तो ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1789 ईस्वी में क्रांति में। तो फ्रांस प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्रांति में राजा का विशेषाधिकार तथा देवी का अधिकार अथवा देवी कहने का अधिकार समाप्त हो गया था। यानी जो वहाँ के उनका जो विशेषाधिकार था, जो वहाँ के राजा थे उनको जो देवी कहा जाता था, उसका अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए आगे चलते हैं। इस क्रांति के कारण कुलीन एवं राजा व्यक्ति सामान्य वर्गों पर जो अत्याचार करते थे उसे समाप्त कर दिया गया था। जो मतलब वहाँ की क्रांति में जो मतलब कुलीन वर्ग और राजा जो व्यक्ति थे सामान्य वर्ग पर बहुत ही अत्याचार करते थे, तो वो भी समाप्त हो गया था। और अत्याचार मतलब कैसे करते थे, तो कर जो वसूली करते थे, तरह तरह से कर वसूल करते थे। और वहाँ की मतलब कोई बात भी नहीं मानते थे जो एक प्रजा के हित के लिए होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया था, अत्याचार जो था वो समाप्त हो गया था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर प्रणाली सुधार लाया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली लाया गया। यानी कर प्रणाली के लिए यानी निश्चित कर मतलब लगाने की हो गई थी। ये नहीं कि दोषपूर्ण कर प्रणाली जो थी उसमें कि जब जिस पे भी कितना भी ठेकों पे था तो वो अधिक से अधिक कर ले लेते थे। तो अतः इसी कारण यहाँ पे कर प्रणाली सुधार लाया गया था। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग करके नया न्यायपालों का पुनर्गठन किया गया। और इसी कारण देखिए इसी सबों के कारण जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी से 92 ईस्वी तक, तो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई थी। यानी जो धर्म में जो बंधे हुए लोगों थे, जो पूरी तरह से मतलब उनको बांध दिया गया था कि यदि आप पैसा देंगे तो आपने जितना भी गुनाह किया होगा यानी वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। तो पैसा देने पे तो ये भी एक मतलब, तो इस कारण यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है। और इसी में 1792 ईस्वी में यहीं पर फ्रांस प्रथम मर्तबा गणतंत्र होता है, प्रथम बार गणतंत्र हो जाता है। तो कब होता है फ्रांस की क्रांति? 1789 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक हुई है। और इसमें 1792 ईस्वी तक हुई है। तो सितंबर 1792 में, कब? सितंबर 1792 ईस्वी में ये जो फ्रांस था प्रथम बार गणतंत्र हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए